अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखो इस सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं ये हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जो सबसे पहला ऑर्गन है वो है हमारा किडनी, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया हमारा किडनी। देख सकते हो किडनी एक पेयर प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में और एक किडनी का वेट 120 से 170 ग्राम का होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेयर में प्रेजेंट होता है ऑब्वियसली, और ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। देखो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बहुत सारे हमारे शरीर में होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना कि जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो हमारा किडनी है। अब देखो इसका शेप और इसका कलर राजमा के जैसा होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये बिन शेप का है और इसका कलर रेडिश ब्राउन है। राजमा का भी कलर रेडिश ब्राउन टाइप का होता है, तो हमारे किडनी भी रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। अब इसका लेंथ, विड्थ और थिकनेस के बारे में बात करेंगे। अगर हम ये एक किडनी ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें ये जो है ये इसका लेंथ कहलाएगा और ये इसका विड्थ कहलाएगा। ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका विड्थ हो गया। और थिकनेस की बात करें तो ये एकदम पापड़ के जैसा तो नहीं होगा, बिल्कुल बहुत पतला तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसकी थिकनेस होगी, मोटाई होगी, तो उसको हम थिकनेस बोलते हैं। तो ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका विड्थ हो गया और कुछ थिकनेस होगा। तो इसकी लेंथ की बात करें तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है और इसकी ये विड्थ की बात करें तो 5 से 7 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस होती है लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसके पोजिशन के बारे में बात करेंगे कि हमारे किडनी एग्जैक्टली बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देखो ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है। हमारे शरीर में मेनली 2 कैविटीज होते हैं, एक ऊपर वाला कैविटी जिसे हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं जिसमें हमारा लंग्स और हार्ट प्रेजेंट होता है। एक नीचे वाला कैविटी होता है जिसमें हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, लीवर, किडनी ये सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इस कैविटी को हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में हमारे किडनीज प्रेजेंट होते हैं और ये डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। देखो डोर्सल साइड क्या है, हमारा बॉडी का ये साइड, सामने वाले साइड को हम वेंट्रल साइड बोलते हैं और पीछे वाला पूरा साइड को डोर्सल साइड बोलते हैं। यानी कि हमारे किडनीज आगे के साइड प्रेजेंट नहीं होते। बॉडी के अगर कैविटी की बात करें तो कैविटी में पीछे के साइड प्रेजेंट होते हैं हमारे किडनी, डोर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं। और जो बैकबोन होता है हमारा, जो रीढ़ का हड्डी होता है, रीढ़ के हड्डी के आसपास, मतलब कि अगर ये रीढ़ का हड्डी है तो इसके अगल बगल में प्रेजेंट होता है हमारा किडनी और पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही हम यहाँ पे लिखे हैं कि एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, पीछे की तरफ होता है इसलिए डोर्सल साइड बोलते हैं और एक एक साइड पे प्रेजेंट होता है। यानी कि अगर हमारा ये बैकबोन है तो बैकबोन के अराउंड इस तरीके से प्रेजेंट होगा हमारा किडनी, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा यूरेटर। सेकेंड ऑर्गन हो गया हमारा यूरेटर। देखो यूरेटर एक पाइप है जो किडनी में यूरिन जो बन रहा है उसको यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आता है। नेक्स्ट बेसिकली हमारा ऑर्गन होगा यूरिनरी ब्लैडर। तो हमारा जो यूरेटर है इसका काम क्या होता है, किडनी में जो यूरिन बना है, किडनी में जो यूरिन बनेगा उस यूरिन को लेके यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाना। ये काम किसका है, यूरेटर का है। ध्यान से सुनना, ये यूरेटर का काम है। तो वही चीज़ हम यहाँ लिखे हैं कि ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को किडनी से लेकर ब्लैडर तक, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, ये स्टोर करता है यूरिन को। टेम्पोररी स्टोरेज यहीं पे होता है, यहीं पे होता है यूरिन का, ठीक है। एक सिंगल प्रेजेंट होता है। अब देखो यहाँ पे क्या सिंगल है क्या डबल में प्रेजेंट है ना, वो चीज़ ध्यान रखना। किडनी पेयर में प्रेजेंट है तो आप लिखना यहाँ पे 1 पेयर प्रेजेंट है, ठीक है ना। यूरेटर पेयर में प्रेजेंट है तो यहाँ पे लिख देना 1 पेयर। नेक्स्ट ऑर्गन हम लोग पढ़ेंगे यूरिनरी ब्लैडर। तीसरा जो ऑर्गन है वो है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर 1 पेयर नहीं लिख रहे, देखो यहाँ पे 1 लिख रहे हैं। एक सिंगल यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, नाशपाती के शेप का होता है इसलिए पियर शेप बोलते हैं। यूरिन को स्टोर करता है और स्मूथ मसल का बना हुआ होता है। हमारा जो ब्लैडर है वो स्मूथ मसल का बना हुआ होता है। इसमें स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। इनका काम होता है स्ट्रेचिंग को सेंस करना। अगर ब्लैडर में यूरिन भर रहा है तो उसको ये सेंस करते हैं, ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स का काम होता है, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर सिंगल होते हैं, पेयर शेप के होते हैं, यूरिन को स्टोर करते हैं, ये स्मूथ मसल्स के बने हुए होते हैं और इनमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है। अब यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन को बॉडी से बाहर फेंकता है वो एक पाइप है जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑर्गन हमारा क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा। नेक्स्ट ऑर्गन हो गया हमारा यूरेथ्रा। अब देखो यूरेथ्रा किसको बोल रहे हैं, ये जो पाइप आपको दिख रहा है ना इसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं। सॉरी, इस तरीके से होता है एक पाइप जो सिंगल होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक ही प्रेजेंट है,
ठीक है, और ये यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो ये जो यूरेथ्रा है, जो पाइप यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड है, उस पाइप में स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। स्फिंक्टर्स का मतलब क्या होता है? स्फिंक्टर्स मसल्स के बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से मसल्स के बने हुए इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं जो यूरिन को हमारे यूरिनरी ब्लैडर में होल्ड करने में हेल्प करते हैं। देखो यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो इस तरीके से बंद रहता है। नॉर्मल टाइम पे जब हम लोग को यूरिन पास आउट नहीं करना होता है तो ये स्फिंक्टर यहाँ पे प्रेजेंट होता है और ये बंद होता है, इस तरीके से बंद होता है। यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है और यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब हम लोग को यूरिन पास आउट नहीं करना होता है तो ये बंद होता है और यहाँ से भी बंद होता है। तो ये इंटरनल स्फिंक्टर अंदर साइड पे प्रेजेंट होता है और बॉडी से बाहर साइड पे प्रेजेंट होता है आउटर स्फिंक्टर, ठीक है। और ये जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता और ये जो आउटर स्फिंक्टर है ये हमारे कंट्रोल में होता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये आउटर स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में है, इसलिए हम यूरिन अपने अनुसार पास आउट करते हैं। जब चाहे थोड़ी ना बॉडी से यूरिन बाहर निकलता है, हम अपने अनुसार यूरिन को बॉडी से बाहर निकालते हैं इसी स्फिंक्टर के वजह से, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है। हम चाहे तो इसको खोल सकते हैं, इसको बंद करते हैं। नॉर्मल टाइम पे इस तरीके से बंद रहता है, लेकिन इसको रिलैक्स हम अपने कंट्रोल से कर सकते हैं, इसलिए हम यूरिन को अपने अनुसार बॉडी से पास आउट करते हैं। अंदर वाला कंट्रोल में नहीं होता, बाहर वाला लेकिन कंट्रोल में होता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये सारे ऑर्गन्स होते हैं। किडनी एक जोड़ा, यूरेटर एक जोड़ा, यूरिनरी ब्लैडर सिंगल और यूरेथ्रा भी सिंगल, ठीक है ना। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखो यहाँ पे WOF का मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट कनेक्ट द यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनी। यूरिनरी ब्लैडर को किडनी से कौन सा ऑर्गन कनेक्ट करता है, कौन सा पार्ट कनेक्ट करता है? बताओ। ऑब्वियसली यूरेटर है जो यूरिन को किडनी से लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक लाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि बताओ यूरेटर हमारी यूरिनरी ब्लैडर से किस प्रकार से कनेक्टेड है। बताओ किस तरीके से होता है? इस तरीके से होता है, ठीक है ना। ऐसा तो हम बताएं नहीं, यहाँ पे ऐसा भी नहीं बताएं। साइड से थोड़ी ना आके यूरेटर जाता है, बेसिकली ऊपर से आता है ना, यूरेटर ऊपर से आता है, तो इसलिए ये करेक्ट होगा। इस तरीके से भी नहीं होता, यहाँ पे कुछ जुड़ाव थोड़ी ना होता है इस तरीके से। ये तो यहाँ पे आके खुलता है इधर साइड और इधर साइड से खुलता है यहाँ पे, ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पे जुड़ जाता है, ऐसा तो नहीं है। इसलिए ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे किडनी से जो यूरेटर बाहर निकल रहा है वो किस पोजीशन से बाहर निकल रहा है, किस जगह से निकल रहा है। और लिखा होता है यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर दिया हुआ था और बोला गया था कि यूरेटर कहाँ से बाहर निकल रहा है। बताओ कहाँ से निकल रहा है? ऑब्वियसली 1 से निकल रहा है, यहीं से ना निकलता यूरेटर भाई। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ये जो हम यहाँ पे किडनी देखें, अगर इसको इस तरीके से काटते हैं हम, जैसे मान लें यहाँ पे किडनी है, ठीक है, इस तरीके से काट रहे हैं तो हमारा किडनी अंदर से कैसा दिख रहा है वो हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो देखो किडनी के लिए एक शब्द यूज होता है दैट इज रीनल, ठीक है। रीनल शब्द किडनी से जुड़ा हुआ रहता है, ध्यान में रख लो। तो इसका जो कवरिंग है, हमारे किडनी का एक कवरिंग होता है, उस कवरिंग का नाम होता है रीनल कैप्सूल। तो कवरिंग ऑफ किडनी कोई पूछे तो क्या बोलना? रीनल कैप्सूल, ठीक है। अब देखो इस किडनी के अंदर 2 जोन्स होते हैं, 2 जोन्स होते हैं। आउटर वाला जोन इस तरीके से जो बाहर के साइड प्रेजेंट होता है, ये जोन, इस जोन को हम कहते हैं कॉर्टेक्स जोन। इसको क्या बोल रहे हैं बाहर वाले जोन को? कॉर्टेक्स। और बीच वाला जो जगह है, इस जैसे मान लो ये हमारा किडनी है, ठीक है, इस किडनी में ये जो बाहर वाला बेसिकली जो जोन है इसको हम लोग कॉर्टेक्स जोन बोलते हैं और इसके सेंटर में ये जो एरिया है इसको हम लोग मेडुला बोलेंगे। अब ये जो मेडुला वाला रीजन है इसमें बहुत सारे पिरामिड शेप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इस तरीके से पिरामिड शेप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन पिरामिडल स्ट्रक्चर को जो मेडुला में प्रेजेंट है इसको हम मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं। ध्यान से देखो, इसको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है। अब ये जो मेडुलरी पिरामिड्स है इनमें ही इस तरीके से एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नेफ्रॉन्स। ये जो लंबा लंबा आपको जो दिख रहा है ना, यहाँ पे जो ड्रॉ किए हैं ब्लू पेन से, ये जो लंबा लंबा दिख रहा है इसको हम लोग नेफ्रॉन्स बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोल रहे हैं? इसे हम कह रहे हैं नेफ्रॉन्स। तो देख रहे हो आप किडनी में किस तरीके से नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं।
अब ये जो नेफ्रॉन है ये वही स्ट्रक्चर है जो एक्चुअली में किडनी के अंदर यूरिन बनाएगा। हम बोल रहे थे ना यहाँ पे कि किडनी में यूरिन बनता है, फिर वो यूरेटर में जाता है, फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, फिर बाहर जाता है। तो बेसिकली किडनी में बन कैसे रहा है यूरिन, वो हम यहाँ पे बता रहे हैं। किडनी के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके से लंबे लंबे, अभी इसका डिटेल स्ट्रक्चर बताएंगे, ऐसे बस रिप्रेजेंट किए यहाँ पे। इस तरीके से नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं नेफ्रॉन्स के अंदर यूरिन बनता है। ठीक है, अब आपको कोई पूछेगा कि नेफ्रॉन का पोजीशन क्या है, बताओ तो। पोजीशन पूछेगा कि कॉर्टेक्स में कि मेडुला में, तो आप क्या बोलोगे, ये इसका कुछ पार्ट तो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है और कुछ पार्ट मेडुला में प्रेजेंट है। तो नेफ्रॉन के लिए हम बोलते हैं कि नेफ्रॉन पार्टली प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स में और पार्टली प्रेजेंट होता है मेडुला में। अब हमें पता है कि नेफ्रॉन बेसिकली यूरिन बनाता है, तो यूरिन इन नेफ्रॉन्स के अंदर बनेगा और कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इस रीजन में, इस पिरामिड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो जितने भी नेफ्रॉन्स होंगे वो यूरिन को बना के इन पिरामिड्स के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ये जो पिरामिड आपको दिख रहा है मेडुलरी पिरामिड, इस पिरामिड के अंदर यूरिन को ट्रांसफर कर देंगे। तो यूरिन अब इस जगह पे आ गया, इस जगह से फिर एक पतले पतले पाइप में जाता है। इस पाइप को हम बोलते हैं कैलाइसिस, इस पाइप को हम कैलाइसिस बोलते हैं। अब इन पाइप के थ्रू एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर में आता है। फनल मतलब कुप्पी के समान स्ट्रक्चर में, इस तरीके से कुप्पी होता है ना, इस तरीके से एक स्पेस में आता है हमारा यूरिन। और इस स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं, इसको कहते हैं रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। ठीक है, रीनल पेल्विस से फिर कहाँ जाएगा, फिर चल जाएगा इस ओपनिंग के थ्रू। देखो पूरे किडनी में एक सिंगल ओपनिंग यही प्रेजेंट होता है, यही ओपनिंग। इस ओपनिंग के थ्रू हमारा यूरिन इस जगह से कहाँ चल जाएगा, यूरेटर में चल जाएगा, यूरेटर में चल जाएगा। तो आपको कोई पूछेगा कि नेफ्रॉन प्रेजेंट कहाँ पे होता है, देखो इन मेडुलरी पिरामिड में प्रेजेंट होता है आधा, और आधा इस कॉर्टेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। कोई आपको बोलेगा कि यूरिन का फ्लो बताओ, यूरिन कैसे कैसे कहाँ कहाँ फ्लो करता है। तो यूरिन बनता है इन नेफ्रॉन्स के अंदर, वो जाता है मेडुलरी पिरामिड के पास, फिर मेडुलरी पिरामिड से इस पतले पतले पाइप में जाता है जिसे हम कैलाइसिस बोलते हैं। उसके बाद एक स्पेस में जाता है जिसे हम रीनल पेल्विस बोलते हैं, फिर स्पेस से फिर यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर फेंका जाएगा। तो फ्लो ऑफ यूरिन भी हम आपको बता दिए कि कैसे कैसे यूरिन बॉडी से बाहर फेंका जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम लोग नेफ्रॉन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका पोजीशन कैसे होता है किडनी के अंदर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आई होप यहाँ पे हम आपको समझा दिए किस तरीके से होता है। ठीक है, तो आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ से नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला पॉइंट, ये फंक्शनल यूनिट या फिल्ट्रेशन यूनिट कहलाते हैं हमारे किडनी का। ओबवियस सा बात है, हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि यूरिन बनाने के लिए जो किडनी के अंदर मेन स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है ना, वो हमारा नेफ्रॉन होता है। और हमारे एक किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन, दूसरे किडनी के अंदर 1 मिलियन, यानी कि 2 मिलियन नेफ्रॉन्स लगभग हमारे किडनीज में प्रेजेंट होते हैं, दोनों का मिला के। तीसरा पॉइंट, ये कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। देखो इस तरीके से आपको दिख रहा है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, ट्यूब के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसीलिए हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं हमारे नेफ्रॉन्स। ये पार्टली कॉर्टेक्स, पार्टली मेडुला में प्रेजेंट होता है। आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि पार्टली कॉर्टेक्स में प्रेजेंट था, पार्टली मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर प्रेजेंट था। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले एक पॉइंट अगर आपको याद होगा, हम पढ़ाए थे ह्यूमन हार्ट में, कि अगर नहीं भी याद तो यहाँ पे ध्यान से सुनो। अरोटा क्या होता है बताओ तो। अरोटा एक लार्जेस्ट आर्टरी होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाता है, ये चीज़ याद होगा। तो ये जो अरोटा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो ये जो अरोटा है ना, इसका एक ब्रांच हमारे किडनी को भी सप्लाई होता है। उस ब्रांच को हम रीनल बेसिकली रीनल आर्टरी कहते हैं। ठीक है, बताते क्या बोल रहे हैं। देखो लेट्स सपोज करो ये हमारा किडनी है, यहाँ से यूरेटर निकल रहा था बाहर। अब देखो ओपनिंग तो एक सिंगल यही प्रेजेंट है हमारे किडनी में, ऊपर से एक बेसिकली एक पाइप आ रहा है, एक आर्टरी आ रहा है जो लार्जेस्ट आर्टरी है जिसे हम अरोटा बोलते हैं। ये अरोटा के डिवीजन से आर्टरी बनता है, इस आर्टरी को हम रीनल आर्टरी बोलते हैं। ये जो आर्टरी हमारी किडनी में घुस रहा है, इस आर्टरी को हम लोग रीनल आर्टरी बोलते हैं। और ये क्या करेगी,
ये बेसिकली ब्लड को लेके आ रही है और ब्लड में भर भर के ऑक्सीजन को लेके आ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हर एक ऑर्गन तक सप्लाई होना चाहिए ना, इसलिए ये आर्टरी ब्लड में ऑक्सीजन को लेके हमारे किडनी तक पहुंच रही है। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी सेल अगर काम करता है, कोई भी सिस्टम काम करता है तो उसे ऑक्सीजन की नीड होती है। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन प्रेजेंट है वो भी काम कर रहे हैं तो उसे भी ऑक्सीजन की नीड होगी। और वो ऑक्सीजन कैसे आता है? ब्लड के थ्रू आता है। किस पाइप के थ्रू आता है? ये रीनल आर्टरी के थ्रू आता है, यही बताना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये जो रीनल आर्टरी हमारे किडनी में आई है, ये रीनल आर्टरी बेसिकली डिवाइड होके बहुत सारे आर्टरियोल बनाती है। आर्टरी डिवाइड होके क्या बना रही है? जो रीनल आर्टरी है ये डिवाइड होके आर्टरियोल बनाती है। आर्टरियोल, पतली पतली आर्टरी को हम लोग आर्टरियोल बोलते हैं। और इन आर्टरियोल के डिवीजन से कैपिलरीज बनता है, कैपिलरीज बनता है। ठीक है, तो ये जो रीनल आर्टरी हमारे किडनी के अंदर घुसी है, ये पतले पतले पाइप्स में डिवाइड हो जाएगी, पतले पतले आर्टरियोल्स में डिवाइड हो जाएगी और इस तरीके से यहाँ पे बिखर जाएगी पूरा। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारे किडनी में डिवाइड हो जाती है इस तरीके से। अब ये जो रीनल आर्टरी की ब्रांच है जिसे हम आर्टरियोल बोल रहे हैं, ये नेफ्रॉन्स के पास भी पहुंचेगी ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। ठीक है ना, तो ये रीनल आर्टरी की ब्रांच जो आर्टरियोल जिसे हम कहते हैं वो हमारे नेफ्रॉन के पास भी पहुंचेगी। तो देखो ये जो हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं ना, ये आर्टरियोल हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। जो रीनल आर्टरी के ब्रांच से बना हुआ आर्टरियोल है वो हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, जो हमारे किडनी के नेफ्रॉन्स तक पहुंचा है। ये जो नेफ्रॉन है इसमें भी बहुत सारे सेल्स होंगे, तो इसको भी ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आर्टरियोल आया होगा। ये आर्टरियोल के अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है। देखो आर्टरियोल हम एक यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आर्टरियोल है इसमें ब्लड है पूरा और इसके अंदर ऑक्सीजन भरा हुआ है पूरा। ठीक है, ऑक्सीजन भरा हुआ है और ऑक्सीजन के साथ साथ इसमें वेस्ट भी प्रेजेंट होता है। वेस्ट जैसे कि यूरिया, ये सारे वेस्ट इसी आर्टरियोल में प्रेजेंट होता है। ये रीनल आर्टरी से ही आता है। जो वेस्ट आता है ना हमारे किडनी तक वो रीनल आर्टरी के थ्रू ही आता है, यानी कि वो जो वेस्ट है वो ऑक्सीजन के साथ आ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ आ रहा है और हमारे किडनी तक आ रहा है। यानी कि ये जो आर्टरियोल है जो हमारे किडनी के नेफ्रॉन्स में लेके आ रहा है ब्लड को, इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, साथ साथ वेस्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो इस आर्टरियोल को हम एक नाम देते हैं, दैट इज एफेरेंट आर्टरियोल। ध्यान से सुनो, इसे हम एफेरेंट आर्टरियोल कहते हैं। ये क्या कर रहा है? ब्लड को लेके आ रहा है जिसमें वेस्ट भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, और ये हमारे नेफ्रॉन के पास आ रहा है, इसलिए हम लोग इसके लिए एफरेंट शब्द यूज करते हैं, एफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं। अब ये जो आर्टरियोल है ये किस में डिवाइड होगा? कैपिलरीज में डिवाइड होगा। तो ये जो आर्टरियोल है ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है। देखो ये जो आर्टरियोल है ये इस तरीके से एक कैपिलरी का गुच्छा बनाता है, यहाँ पे इस तरीके से गुच्छा बनाता है, जो कि हम इस तरीके से बना दिए हैं, लेकिन एक्चुअली में ये इस तरीके से प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्टरियोल है, जो एफरेंट आर्टरियोल है, वो इस तरीके से एक गुच्छा बनाता है कैपिलरीज का, जिसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, जिसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और यहाँ से जो ब्लड दूर जा रहा है नेफ्रॉन से, देखो यहाँ इधर से ब्लड आ रहा है, इन कैपिलरीज में जा रहा है और इन कैपिलरीज से फिर ब्लड दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, तो आया, उसके बाद फिर यहाँ पे रहा थोड़ी देरी, उसके बाद फिर इधर चला गया। तो जो जा रहा है उसको भी हम आर्टरियोल ही बोलते हैं, इसे हम इफेरेंट आर्टरियोल बोलते हैं। बेसिकली इस एरिया से दूर जा रहा है इसलिए हम इसे इफेरेंट आर्टरियोल बोलते हैं, इफेरेंट आर्टरियोल बोलते हैं। ठीक है ना, ये आ रहा था इसलिए इसको एफरेंट आर्टरियोल, यहाँ पे कैपिलरीज का गुच्छा बनाया। ये कैपिलरीज ही होते हैं बेसिकली, ये जो ग्लोमेरुलस है ये कैपिलरीज के गुच्छे ही को ही बोलते हैं। और यहाँ से जो ब्लड लेके दूर जा रहा है उसे हम एफरेंट आर्टरियोल बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये कैपिलरीज वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग नेफ्रॉन का ट्यूब वाला पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेफ्रॉन बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट होता है ग्लोमेरुलस, जिसके बारे में हम यहाँ पे बताएं। ग्लोमेरुलस के बारे में लिख लेना कि ये कैपिलरीज के गुच्छे होते हैं। गुच्छा के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं टफ्ट, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को ही हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये पार्ट हो गया सबसे पहला नेफ्रॉन का। अब ट्यूब वाला पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पूरा यहाँ से, इसको भी ट्यूब वाला पार्ट बोलते हैं। ये पूरा का पूरा कहलाता है ट्यूब वाला पार्ट। दूसरा पार्ट होता है रीनल ट्यूब्यूल। अब इस ट्यूब्यूल में सबसे पहला जो पार्ट है वो ये है, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है नेफ्रॉन का, इसे हम बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। तो देखो
क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ये बोमेन्स कैप्सूल किस ऑर्गन में प्रेजेंट होता है? किडनी में प्रेजेंट होता है भैया। ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बोमेन्स कैप्सूल से रिलेटेड। तो ये जो बोमेन्स कैप्सूल है ये बेसिकली इस तरीके से कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो ग्लोमेरुलस, ये जो पार्ट है जिसे हम ग्लोमेरुलस बोल रहे थे, इस ग्लोमेरुलस को इनक्लोज करके रखता है, मतलब कि अपने अंदर थोड़ा सा हल्का सा घुसा के रखता है। ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर इस तरीके से ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट हमने क्या डिस्कस किया? बोमेन्स कैप्सूल। तो यहाँ पे लिख लो, रीनल ट्यूब्यूल में सबसे पहला पार्ट होगा तुम्हारा बोमेन्स कैप्सूल। दूसरा पार्ट देखो, अब ये जो हाईली कोइल्ड पार्ट आपको दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक, इसका नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जिसे हम पीसीटी भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? पीसीटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये हाईली कोइल्ड पार्ट होता है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट क्या हो गया हमारा? पीसीटी। तीसरा पार्ट देखो अब क्या है। तीसरा पार्ट एक हेयर पिन शेप का स्ट्रक्चर है, जो हम लोग बाल में जूड़ा करते हैं, जो पिन लगाते हैं उसको हम लोग हेयर पिन बोलते हैं। तो वो हेयर पिन शेप का ये होता है, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, या फिर हेनलेस लूप भी कहते हैं। ठीक है, हेनलेस लूप बोलो या फिर लूप ऑफ हेनले बोलो, बात बराबर है। अब देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताएंगे। यहां से क्या आया था? यहां से वो ब्लड आया था जिसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है प्लस साथ साथ में वेस्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब आता है ब्लड, ये बेसिकली इन आर्ट्रियोल से होते हुआ जब ब्लड हमारा इन कैपिलरीज के अंदर आता है ना, तो ब्लड एक हाई प्रेशर के साथ आता है। उसका रीजन देखो क्या है, ये मोटे मोटे आर्ट्रियोल थे, इससे डायरेक्टली ब्लड आपके पतले पतले ट्यूब में चलेंगे जिसे हम कैपिलरी बोल रहे हैं। ये मोटा मोटा जो ट्यूब है उससे अचानक से पतला पतला ट्यूब में हमारा ब्लड चला गया, तो इन पतले पतले ट्यूब के अंदर प्रेशर के साथ जाएगा ना, यहाँ पे कम प्रेशर होगा और यहाँ पे हाई प्रेशर के साथ अचानक से हमारा ब्लड फ्लो होगा। तो जब हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो होगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें ब्लड से छन के इस बोमेन्स कैप्सूल वाले एरिया में आ जाएंगे। बहुत सारा चीज़ इस एरिया से छन के यहाँ पे आ जाता है। इसमें साथ साथ ना ब्लड के बेसिकली ब्लड से क्या चीज़ यहाँ पे आता है? वेस्ट चीज़ तो आता ही है। जितने भी वेस्ट होते हैं, जैसे यूरिया उसमें प्रेजेंट होगा, जो हमारा लीवर बनाया था वो यूरिया यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ब्लड के इस बोमेन्स कैप्सूल वाले रीजन में आ जाते हैं। जो भी चीज़ इस ब्लड से छन के बोमेन्स कैप्सूल वाले एरिया में आया है उसे हम इनिशियल फिल्ट्रेट बोलते हैं। इनिशियल फिल्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट बना है इसमें ब्लड का मेजर कंपोनेंट प्रेजेंट है और वेस्ट भी प्रेजेंट है, यूरिया भी प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, अब देखो ये जो फिल्ट्रेट है वो इस पीसीटी में, जिसे हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, इसमें इस तरीके से फ्लो होता है, इस तरीके से फ्लो होता है। ठीक है, जो फिल्ट्रेट आया है वो इस तरीके से फ्लो होगा। अब देखो ये जो लूप ऑफ हेनले वाला एरिया में फिल्ट्रेट कैसे फ्लो करेगा? इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करेगा। तो फिल्ट्रेट का फ्लो इस तरीके से है, तो जो फिल्ट्रेट है वो इस लूप ऑफ हेनले में इस तरीके से नीचे जाएगा, उसके बाद फिर ऐसे जाएगा। तो लूप ऑफ हेनले का वो पार्ट जिसमें फिल्ट्रेट नीचे जाता है उस पाइप को हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। ठीक है, या फिर DLOP भी, LOH बोलते हैं इसको, LOH बोलते हैं इसको, DLOH बोलते हैं। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इसको बोल रहे हैं। डिसेंडिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फिल्ट्रेट का फ्लो नीचे है इसीलिए। अब देखो फिल्ट्रेट का फ्लो ऊपर होगा इसलिए हम लोग इसको असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलेंगे, जिसको ALOH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको फुल फॉर्म में आप लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए हम ALOH लिख दे रहे हैं। इसको हम लोग असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। अब इस असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का भी दो रीजंस है, एक पतला वाला एक मोटा वाला। तो इसमें लिख लेना कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में थिन पार्ट भी होता है और थिक पार्ट भी होता है। ठीक है, तो ये थिन वाला पार्ट हो गया, थिक वाला पार्ट हो गया। उसके बाद फिल्ट्रेट इस तरीके से इधर जाएगा। अब देखो इस वाले पार्ट को हम लोग डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? DCT बोलेंगे। पीसीटी की तरह भी ये भी हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर होता है हमारे नेफ्रॉन का। अब इसके लिए प्रॉक्सिमल, इसके लिए डिस्टल शब्द क्यों यूज़ किए? इसके पीछे भी एक रीज़न है कि ये बोमेन्स कैप्सूल के रिस्पेक्ट में पास में है। ये जो हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर जो बोमेन्स कैप्सूल के पास है उसके लिए शब्द यूज़ कर रहे हैं प्रॉक्सिमल, और जो बोमेन्स कैप्सूल से दूर है उसके लिए डिस्टल शब्द यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको DCT बोलते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद हमारा जो फिल्ट्रेट है वो एक लंबा सा ट्यूब में जाता है जिसे हम कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। अब जब तक हमारा जो फिल्ट्रेट बना है, ये फिल्ट्रेट अगर यहाँ पे पहुँच गया ना, जो भी मटेरियल इस कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचता है वो यूरिन बन जाता है। ठीक है, यानी कि कलेक्टिंग डक्ट में जो भी वेस्ट आ गया ना वो यूरिन कहलाएगा और इसको बॉडी से बाहर फेंक देंगे हम लोग। वो पूरा फ्लो आपको डिस्कस किए थे अभी थोड़ी देर पहले। अब देखो, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, ये हम लोग किसी एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं कहते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नेफ्रॉन की डीसीटी आके इस कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है। एक नेफ्रॉन का डीसीटी आके खुला, इधर से दूसरा नेफ्रॉन का डीसीटी आके खुलेगा, इधर से तीसरा नेफ्रॉन का डीसीटी आके खुलेगा। तो कलेक्टिंग डक्ट हम लोग किसी एक नेफ्रॉन का डिफाइन नहीं करते। इसीलिए हम बोलते हैं कि पीसीटी के बाद जो पार्ट आया उसे हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा डीसीटी वाला रीजन। अब देखो, यहाँ पे वेस्ट तो सारा छन के यहाँ पे चला गया, हमें पता है कि सारा वेस्ट छन के यहाँ पे चला गया, प्लस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी चला गया। अब ये जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, हम नहीं चाहते वो यूरिन के साथ बॉडी से बाहर फेंक जाए। हम तो चाहते हैं इस यूरिन में सिर्फ और सिर्फ यूरिया प्रेजेंट हो, और जो भी बेसिकली वेस्ट है यूरिया के अलावा और जो भी वेस्ट है वो सारे यूरिन में प्रेजेंट हो। हम ये तो नहीं चाहते कि ब्लड का जो मेजर कंपोनेंट यहाँ पे चला गया है वो सारा बॉडी से फेंका जाए, ऐसा तो हम नहीं चाहते ना। अब देखो, अब ब्लड के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इस जगह पे चले गए हैं, ये कैसे ब्लड में वापस रिटर्न करते हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, किस तरीके से रिटर्न करते हैं वापस। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो आर्ट्रियोल है इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि नेफ्रॉन के पास ऑक्सीजन पहुँचाने का, क्योंकि आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजन पहुंचाना हर एक जगह पे। तो आर्टरी के डिवीजन से ही तो आर्ट्रियोल बना था ना। तो ये जो आर्ट्रियोल है ये यहाँ पे आया था बेसिकली ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन तो पहुंचा नहीं, गैसेस यहाँ पे फ्लो करके कभी नहीं जाते। इन नेफ्रॉन्स के अंदर कभी भी गैसेस का फ्लो नहीं होता, वेस्टेज या फिर ब्लड के दूसरे कंपोनेंट का फ्लो होता है। यहाँ पे कभी भी गैस का फ्लो नहीं होता। तो जो इंपॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन, वो इन नेफ्रॉन के सेल्स तक कैसे पहुंचेंगे? हम तो चाहते हैं कि जो नेफ्रॉन के सेल्स काम कर रहे हैं यूरिन बनाने का, इससे भी तो ऑक्सीजन की नीड है ना, इससे भी ऑक्सीजन पहुंचाने की जरूरत है। तो ऑक्सीजन पहुंचेगा कैसे? सबसे पहले ये ध्यान रखो कि ऑक्सीजन प्रेजेंट कहाँ पे है। ऑक्सीजन तो अभी भी यहीं पे प्रेजेंट है और इसी जगह पे प्रेजेंट है, इस एफरेंट आर्टरियोल में ही हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब देखो, ये ऑक्सीजन कैसे इन नेफ्रॉन्स के पास पहुंचता है, नेफ्रॉन के सेल्स तक पहुंचता है। यहाँ पे देखो, ये एफरेंट आर्टरियोल हमारे नेफ्रॉन के अराउंड इस तरीके से घूम जाती हैं, इस तरीके से घूमती हैं, पूरा का पूरा एक जाल बना लेती है नेफ्रॉन के अराउंड। ये जाल क्यों बना रही है? क्यों बना रही है जाल, बताओ तो? ये इसलिए बना रही है ताकि ऑक्सीजन पहुंच सके ना, ताकि ऑक्सीजन पहुंच सके इन नेफ्रॉन के सेल्स तक। भैया, इन नेफ्रॉन के सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच सके, ठीक है। और इन बेसिकली कैपिलरीज को, इन कैपिलरीज को जो बेसिकली ट्यूब वाले पार्ट के अराउंड घूम गई हैं, इन्हें हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। इन्हें हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का काम क्या होता है? इनका काम होता है नेफ्रॉन के सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का, सबसे पहला। दूसरा, इनमें जो बेसिकली इंपॉर्टेंट चीजें चली गई हैं, वेस्टफुल सब्सटेंस भी गई थी और इंपॉर्टेंट चीजें भी चली गई थी, वो इंपॉर्टेंट चीजें वापस ब्लड को इन्हीं से दे दिए जाएंगे। इनके अराउंड जो बेसिकली पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज घूम गई है ना इन ट्यूब्यूल के अराउंड, इसमें वापस चली जाएंगी। इनमें वापस इंपॉर्टेंट चीजें सारे इनमें चली जाएंगी, इनमें चल जाएंगी इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। ये वापस से यहाँ पे चली जाएंगी, वापस से यहाँ पे चली जाएंगी। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। हमने क्या डिस्कस किया अभी तक? बहुत आसान है, ध्यान से सुनो, सब कुछ बता देते एक बार और। हमने डिस्कस किया आर्टरी के डिवीजन से आर्ट्रियोल बनता है, तो आर्ट्रियोल हमारे नेफ्रॉन्स तक पहुंचता है ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, और ऑक्सीजन के साथ साथ इन आर्ट्रियोल के अंदर वेस्ट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वेस्ट जितने भी होते हैं वो सारे बोमेंस कैप्सूल वाले रीजन में चले जाते हैं, और इंपॉर्टेंट चीजें भी चली जाती हैं, गलती से इंपॉर्टेंट चीजें भी यहाँ पे चली जाती हैं, जिनका वापस से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है इन कैपिलरीज के पास। जैसे मान लो ये ट्यूबुलर कैपिलरी है, ठीक है, और ये आपका पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी ना इसमें वो सारी इसमें चली जाएंगी, वापस से ब्लड को रिटर्न कर दिए जाएंगे। समझ रहे हो क्या बताना चाह रहे हैं? तो ये हो गया हमारा पूरा नेफ्रॉन। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था इससे, फिल्ट्रेशन यूनिट बताओ किडनी का। किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होता है?
जो एक्चुअल में काम कर रहा है किडनी के अंदर यूरिन बनाने का, वो कौन सा ऑर्गन है, वो बेसिकली कौन सा पार्ट है, वो है हमारा नेफ्रॉन। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था। दूसरा, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कलेक्ट इनिशियल फिल्ट्रेट फ्रॉम ब्लड, ब्लड से जो ब्लड यहाँ पे आया उससे इनिशियल फिल्ट्रेट कहाँ था, यहाँ पे बना था ना इनिशियल फिल्ट्रेट। ये जो इनिशियल फिल्ट्रेट है ये कौन कलेक्ट करता है, कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का कलेक्ट करता है इनिशियल फिल्ट्रेट को, बताओ कौन सा कलेक्ट कर रहा है, ये पार्ट कलेक्ट कर रहा है जो कप शेप है बोमेन्स कैप्सूल, वही तो कलेक्ट कर रहा है ना इसको। तो यहाँ पे लिख दो बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। अब देखो बोमेन्स कैप्सूल किसको इनक्लोज करता है, इनक्लोज मतलब अपने अंदर किसको रखता है, बताओ किसको रखता है, ये ग्लोमेरुलस को रखता है जो कि कैपिलरीज का गुच्छा है। तो ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, ऑप्शंस अलग अलग थे, ऑप्शंस हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा था इसलिए हम यहाँ पे बस क्वेश्चन को लिख दिए हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन बोमेन्स कैप्सूल फाउंड, बताओ किस ऑर्गन में बोमेन्स कैप्सूल पाया जाता है, बहुत आसान है भैया, किडनी में पाया जाता है। तो ये सुपरफिशियल क्वेश्चंस कुछ कुछ पूछे गए एग्जाम में, देखो ये आरआरबी जेईई में पूछा गया था और ये ग्रुप डी में पूछा गया था। तो आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर हो गया होगा। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का क्या सिग्निफिकेंस है, ये ऑक्सीजन पहुंचाती है नेफ्रॉन के सेल्स तक और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वेस्ट के साथ निकल गई थी वो सारे को वापस से ले लेती है, वो सारे को वापस अपने अंदर ले लेती है, ये काम होता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन। हम पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन के अंदर एक्चुअली यूरिन बनते कैसे हैं, उनके स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। इससे क्वेश्चन लगभग 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान से सुनना, हर एक स्टेप को ध्यान से सुनना। देखो हमें पता है कि ये जो एफेरेंट आर्टरियोल था इससे ऑक्सीजन भी आ रहा था और साथ साथ बहुत सारा वेस्ट भी आ रहा था, ठीक है। और जो बेसिकली प्रेशर के वजह से जब मोटे आर्टरी से पतले कैपिलरीज में ब्लड गया तो एक प्रेशर के साथ गया और उस प्रेशर की वजह से बहुत सारे ब्लड के कंपोनेंट वेस्ट के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे वो भी सारे छन के हमारे बोमेन्स कैप्सूल में चले गए। ये चीज़ हम आपको भी बताए थे। तो देखो क्या होगा कि बहुत सारे ब्लड के कंपोनेंट छन के बोमेन्स कैप्सूल में चले जाएंगे और जो भी छन के जाते हैं उसे हम इनिशियल फिल्ट्रेट कह रहे थे। उसे हम क्या कह रहे थे, यहाँ पे जो बन रहा था उसे क्या बोल रहे थे, उसे हम कह रहे थे इनिशियल फिल्ट्रेट। याद करते हुए भी चलो साथ साथ, इनिशियल फिल्ट्रेट जो कि 180 लीटर बनता है एक दिन में। जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं हमारे किडनी में, अगर सबका देखें हम कि सारा मिला के जितना इनिशियल फिल्ट्रेट एक दिन में बनता है वो है 180 लीटर। अब देखो 180 लीटर जो फिल्ट्रेट बना है, क्या ये जितने भी फिल्ट्रेट है वो सारे हम बॉडी से बाहर फेंकेंगे? जितना भी फिल्ट्रेट बना है वो सारा का सारा बॉडी से हम बाहर नहीं फेंक सकते। इतना मटेरियल अगर हम ब्लड से छान के बॉडी से रोज फेंकेंगे तो क्या ब्लड में बचेगा? ये नहीं फेंक सकते ना इतना सारा चीज़। और प्लस इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब फिल्ट्रेट आगे आगे मूव करता है ना, इस तरीके से आगे आगे मूव करता है, तो ये जो बेसिकली ये जो आर्टरियोल थे, ये एक मिनट जस्ट वेट, ये आर्टरियोल इस तरीके से जाल बना रहे थे हमारे नेफ्रॉन्स के अराउंड। इस तरीके से जाल बनाते हैं, इस तरीके से जाल बनाते हैं, पूरा इसको कवर अप कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि ब्लड से बहुत सारा चीज छन के इस रीजन में आता है, बोमेन्स कैप्सूल वाला रीजन में आता है। तो ग्लोमेरुलस से छन के इस रीजन को बेसिकली इस कैपिलरीज को हम क्या बोले थे, इस कैपिलरीज को हम ग्लोमेरुलस बोले थे। तो ग्लोमेरुलस से छन के चीजें यहाँ पे आ रही हैं, यहाँ पे आ रही हैं। इसीलिए सबसे पहला स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलो या फिल्ट्रेशन बोलो। तो सबसे पहला स्टेप हुआ यूरिन फॉर्मेशन का ग्लोमेरुलस से छन के चीजें का यहाँ पे आना, ये पहला स्टेप होता है जिसे हम ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब चीजें छन के कहाँ आ गई, हमारे नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में आ गई। ये बोमेन्स कैप्सूल से पास होते हुए हमारा फिल्ट्रेट आगे मूव करता है, पीसीटी में मूव करता है, इस तरीके से, इस तरीके से मूव करता है। अब देखो, अब ये जो फिल्ट्रेट है इसका बहुत सारा पार्ट हम वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं हमारे
कैपिलरीज में, जिसे हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोल रहे थे ना, ये जो कैपिलरीज था इसे हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बोल रहे थे, इन कैपिलरीज में बहुत सारी चीज़ें वापस से भेज दिए जाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर पास करते हुए कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच गया ना तो वो बॉडी से बाहर फेंक दिया जाएगा। हम नहीं चाहते कि इंपॉर्टेंट चीज़ें बॉडी से बाहर फेंके, इसलिए हम इसको वापस से ब्लड को दे देते हैं। कैसे दे देते हैं? यहाँ से इस तरीके से दे देते हैं, इसके अराउंड प्रेजेंट है तो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बेसिकली इस प्रोसेस को, जिससे चीज़ें यहाँ से हमारे ट्यूबुलर पार्ट से इन कैपिलरीज के अंदर जाती हैं, इस प्रोसेस को हम लोग रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। चीज़ें वापस से ब्लड में चली गई हैं, इसलिए रीएब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं कि ब्लड को दे दिए हम, बाहर नहीं फेंके बॉडी से बाहर, दे दिए वापस ब्लड को, फिर ये ब्लड पूरे शरीर में घूमेगा। ये वेस्ट तो बॉडी से बाहर नहीं निकला ना, क्योंकि ये यहाँ पे पहुँच जाता तो बॉडी से बाहर चला जाता, इसलिए हम वापस से दे दिए। उस प्रोसेस को हम लोग रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और तीसरा होता है कि इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से जो ब्लड वेसल है, बेसिकली ये तो ब्लड ही वेसल है, इसके अंदर तो ब्लड ही प्रेजेंट है ना, ये ब्लड कैपिलरीज ही हैं। इन ब्लड कैपिलरी से कुछ चीज़ें हम इन ट्यूबुलर पार्ट में देते हैं। यानी कि क्या हो रहा है पता है? अगर हम ये बनाए ट्यूब्यूल वाला पार्ट, ये बनाए, अगर हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बनाए तो कुछ चीज़ें यहाँ से यहाँ जा रही हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग रीएब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। वापस से कैपिलरीज में चले जाने प्रोसेस को हम लोग रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और कुछ चीज़ें इन कैपिलरीज से होते हुए इस पार्ट में चली जाती हैं, ट्यूब्यूल वाले पार्ट में चली जाती हैं। इस तरीके से प्रोसेस चल रहा है। तो सबसे पहला क्या था? यहाँ से छन्ना, जिसे हम ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन बोल रहे हैं। दूसरा प्रोसेस है यहाँ से ट्यूब्यूल वाले पार्ट से इन कैपिलरीज के अंदर जाना, दूसरा प्रोसेस हो गया रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरा प्रोसेस होता है सिक्रीशन। इस ट्यूब्यूल वाले पार्ट में हम यहाँ से लेके ले रहे हैं कोई चीज़। अब क्या लेते हैं कुछ वेस्ट को ले लेते हैं, जो बचा खुचा वेस्ट होगा उसको ले लेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे फिल्ट्रेट प्रेजेंट है। तो यहाँ से H+, K+ और अमोनिया, कुछ आयंस यहाँ से उठ के यहाँ जा रही है। अब ये जो आयंस है ये क्यों जा रही है? इसीलिए जाती है ताकि हमारे ब्लड का pH मेंटेन रहे और आयनिक बैलेंस मेंटेन रहे। ब्लड के pH को मेंटेन रखने का काम भी हमारा नेफ्रॉन का होता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से यहाँ क्यों जा रही हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि ब्लड का जो pH है वो मेंटेन रहे। तो ब्लड के pH को मेंटेन रखने के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होता है? H+ आयन रिस्पॉन्सिबल होता है। H+ आयन रिस्पॉन्सिबल होता है। H+ आयन pH डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ठीक है, तो H+ क्या होगा? यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। तो ब्लड के pH को मेंटेन रखने का काम, ब्लड का कितना pH होना चाहिए, कितना उसमें आयंस होना चाहिए, ये सब मेंटेन भी हमारा किडनी ही रख रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। क्योंकि यहाँ से उठ के यहाँ आ रहा है ना, H+ उठ के आएगा और जो भी एक्स्ट्रा आयन होंगे वो यहाँ से यहाँ उठ के आएंगे। तो बेसिकली ब्लड जो कैपिलरी के अंदर प्रेजेंट है उसके आयनिक कंसंट्रेशन और pH को मेंटेन रखने का काम भी ये नेफ्रॉन का है। नेफ्रॉन का बोलो या किडनी का बोलो, ठीक है ना। तो ये भी काम होता है। तो तीसरा क्या प्रोसेस हो गया? तीसरा प्रोसेस हो गया हमारा सिक्रीशन। अब देखो ये तीनों प्रोसेस से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार। कम से कम इसको हम देखे थे कि 3 से 4 बार पूछा गया, ये 3 से 4 बार आस्क्ड, ठीक है ना। इतना बार ये सीक्वेंस को ही सिर्फ पूछा है कि सीक्वेंस बता दो क्या होता है। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखोगे ना तो ये सीक्वेंस अपने आप याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या था? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन था। उसके बाद क्या हुआ? रीएब्जॉर्प्शन हुआ। उसके बाद कुछ चीज़ें हम सिक्रीट भी कर देते हैं। तो सिक्रीशन प्रोसेस होता है pH को मेंटेन करने के लिए, ब्लड के pH और आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए होता है। ये क्वेश्चन भी पूछ देगा कि इसमें से कौन सा प्रोसेस ब्लड के pH को या आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, तो ये सिक्रीशन होता है। अब देखो क्या क्या चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन होता है, क्या क्या चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये भी पूछा था एक बार एग्जाम में, वाटर का। अब बहुत सारा वाटर का लॉस तो हम यहाँ से नहीं कर सकते ना, 180 लीटर बना है भैया, और यहाँ पे हमें पता है एक दिन में कितना यूरिन हम बॉडी से बाहर निकालते हैं? 1 से 1.5 लीटर निकालते हैं, इतना कम। यानी कि एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बन रहा है पूरा किडनी में मिला के, और निकल कितना रहा है पानी बॉडी से बाहर? 1.5 लीटर निकल रहा है। यानी कि 99% जो फिल्ट्रेट होता है ना, 99% लगभग फिल्ट्रेट वो वापस से रीअब्जॉर्ब होता है। यानी कि ये ट्यूब्यूल वाले पार्ट से वापस हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में दे देते हैं। बॉडी से बाहर इतनी सारी चीज़ों को ना निकालेंगे, इसलिए वापस से हम इसको दे देते हैं, वापस से ब्लड में दे देते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को। अब क्या क्या चीज़ों को वापस हम ब्लड में देते हैं वो चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। वाटर को दे देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स आ जाते हैं उनको दे देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आयंस होते हैं उन्हें दे देते हैं, सॉल्ट्स,
Na+Cl- ये सब, और हो गया तुम्हारा ग्लूकोज। ग्लूकोज को भी बॉडी से बाहर नहीं ना फेंक देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम वापस ब्लड में दे देते हैं। ब्लड में देना मतलब कि अपने शरीर में ही रखना, इसमें देना मतलब कि बॉडी से बाहर फेंकना। तो ये सारी चीज़ें हम वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ लिख लो, ग्रुप डी में ही पूछा गया है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और याद रखना कि सिक्रीशन किसका किसका होता है, H+, K+ और अमोनिया एक ही जगह से नहीं होता, अलग अलग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन से होता है। सिक्रीशन भी अलग अलग पार्ट से होता है और रीअब्जॉर्प्शन भी नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट से होता है। अब ये जो सिक्रीशन है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस है कि टू मेंटेन आयनिक एंड pH बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, लिख लो इंपॉर्टेंट। बॉडी फ्लूइड मतलब कि ब्लड के बारे में बात कर रहा है। ब्लड, बॉडी में क्या क्या फ्लूइड होते हैं? ब्लड होते हैं, लिम्फ होते हैं। तो ये बॉडी फ्लूइड के पीएच को और आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखता है। ये प्रोसेस सिक्रीशन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये स्टेप्स एकदम ध्यान से याद रख लेना। ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। सिक्रीशन की वजह से आयनिक और पीएच बैलेंस मेंटेन होता है। रीअब्जॉर्प्शन किन किन चीज़ों का होता है ये भी पूछा गया है। वाटर का होगा ऑब्वियसली। इंपॉर्टेंट क्या क्या देखो, वाटर भी इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट आयन से उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है, सॉल्ट का भी होता है, ग्लूकोज का होता है और अमीनो एसिड का होता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यानी कि किडनी के अलावा और क्या क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में। तो सबसे पहले हो गया तुम्हारा स्किन। देखो, स्किन में दो अलग अलग प्रकार के ग्लैंड होते हैं। हमारे स्किन में दो ग्लैंड होते हैं। सबसे पहला होता है स्वेट ग्लैंड, पसीना वाला ग्लैंड जो पसीना को बनाता है। ये क्या वेस्ट बनाता है? पसीना को बनाता है। और स्वेट का कोई कंपोजिशन पूछे, यानी कि स्वेट में क्या क्या प्रेजेंट होता है ये पूछे, तो इसमें नमक होता है। स्वेट में नमक होता है। वाटर ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा, वाटरी लगता है ये, तो वाटर प्रेजेंट होगा ही। इसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है। तो पसीना का कंपोजिशन याद रखना, क्या क्या प्रेजेंट है? NaCl, वाटर, लैक्टिक एसिड और यूरिया प्रेजेंट होता है। और स्किन में एक और ग्लैंड होता है जिसे हम सीबेसियस ग्लैंड बोलते हैं। सीबेसियस ग्लैंड बोलते हैं। ये क्या करता है? ये सीबम या ऑयल को बाहर निकालता है। स्किन आपका पूरा ड्राई तो नहीं होता, हल्का हल्का सा ऑयली होता है, हल्का हल्का सा स्किन, ठीक है ना। तो वो स्किन ऐसा क्यों होता है? ये सीबेसियस ग्लैंड की वजह से, क्योंकि हल्का हल्का सा स्किन में ये छोड़ते रहता है, सीबम या ऑयल को छोड़ते रहता है। इसका कंपोजिशन नहीं ध्यान रखना। स्वेट का कंपोजिशन याद रखना कि इसमें लैक्टिक एसिड, यूरिया प्रेजेंट होता है, NaCl और वाटर प्रेजेंट होता है। स्किन इसीलिए हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहलाता है, क्योंकि ये सब वेस्ट को, स्किन से वेस्ट निकल रहा ना, ये स्वेट बेसिकली एक तरीके से वेस्ट है, क्योंकि इसमें यूरिया प्रेजेंट है ना, यूरिया एक प्रकार का वेस्ट है। तो वेस्ट को बाहर निकाल रहा है ना, कौन निकाल रहा है? स्किन निकाल रहा है। इसलिए स्किन एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी कहला सकता है, ठीक है। दूसरा होता है लीवर। लीवर क्या निकालता है? लीवर तो वैसे बहुत सारे वेस्ट को निकालता है, लेकिन आपको क्या पढ़ना, आपको क्या ध्यान रखना है? बाइल पिगमेंट। लीवर बाइल पिगमेंट बनाता है, आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में। बाइल पिगमेंट्स क्या होते हैं? जैसे बिलीरुबिन, ये बेसिकली वेस्ट है, ये वेस्ट है जो बॉडी से बाहर फेंकने चाहिए। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये वेस्ट होते हैं। ये कैसे निकलते बॉडी से बाहर? यूरिन के थ्रू नहीं निकलते, ये फीसेस के साथ निकलते हैं, NS के थ्रू, ठीक है। ये NS के थ्रू निकलते। तो इसको लिख लेना आप, एक्सक्रीटेड थ्रू NS, लिख लेना इसको, एक्सक्रीटेड थ्रू NS, ठीक है। तीसरा है तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन तुम्हारे वेस्ट को बाहर निकालता है एक तरीके से। उसमें ही तो वाटर और मिनरल्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है और वेस्ट बनता है, फीसेस बनता है। तो इसके थ्रू क्या निकलता है? फीसेस बनता है ना लार्ज इंटेस्टाइन में। जो भी चीज़ लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है ना, वो बेसिकली अल्टीमेटली फीसेस बन जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में किसी चीज़ का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन में मतलब खाना उना का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, इससे वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है और अल्टीमेटली फीसेस बनता है, वेस्ट, जो हमारे NS के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। तो NS के थ्रू फीसेस निकलता है और उसी फेसिस में बेसिकली बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो बाइल पिगमेंट्स है। लंग्स, देखो लंग्स पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों कहलाता है?
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे शरीर में बन रहा एक वेस्ट ही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट है, तो लंग्स के थ्रू ही हम जाते हैं कि सांस लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए लंग्स भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। ठीक है, तो ये खत्म हो गया अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और एक चीज ध्यान रख लेना कि हमारे सलाइवा में भी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट होता है। सलाइवा ऑल्सो डू कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, ध्यान रख लेना इसको। ठीक है, देखो इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और ऑप्शन में इसमें से कोई एक 3 था और एक था स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता, इसलिए हम आपको ये चीज बताएं कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ठीक है ना, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना इस टॉपिक को भी। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे किडनी से रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, क्या क्या डिजीजेस होते हैं, और एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज हीमोडायलिसिस। इससे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, 5 बार क्वेश्चन पूछा गया हीमोडायलिसिस से। ठीक है, तो इसके बाद वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। सबसे पहला डिसऑर्डर है यूरीमिया। यूरीमिया किसको बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ यूरिया से ही रिलेटेड होगा। तो यूरिया अगर ब्लड में जमा होने लगे, उस कंडीशन को हम लोग यूरीमिया बोलते हैं, एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। ठीक है, तो ब्लड में अगर यूरिया आपको देखने को मिल रहा है, वो क्या चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, वो बता रहा है कि आपका किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा, क्योंकि किडनी का ही तो काम होता है कि ब्लड से सारा यूरिया को फिल्टर आउट करके बॉडी से बाहर फेंकना। तो किडनी अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो यूरिया का पूरा कहाँ देखने को मिलेगा, ब्लड में देखने को मिलेगा। यानी कि किडनी के माल फंक्शनिंग के वजह से, यानी कि किडनी का ठीक से काम ना करने की वजह से यूरिया ब्लड में देखने को मिलता है, और इस कंडीशन में ही हीमोडायलिसिस हम करते हैं। ध्यान से सुनना, यूरीमिया कंडीशन में ही हीमोडायलिसिस का प्रोसेस होता है। पूरा प्रोसेस को हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो हीमोडायलिसिस किस केस में किया जाता है, यूरीमिया वाले केस में किया जाता है। रीनल फेलियर मतलब क्या होता है, रीनल शब्द तो किडनी से रिलेटेड है, यानी कि किडनी फेलियर को हम रीनल फेलियर बोलते हैं। और इस केस में जब किडनी हमारा फेल हो जाए, अपना काम करने से कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है, इस कंडीशन में किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। मतलब पूरा का पूरा किडनी दूसरा का उठा के उस इंसान में डाल दिया जाता है जिसका किडनी खराब हो गया है। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन यहाँ पे अल्टीमेट मेथड होता है इस केस में, रीनल फेलियर के केस में। तीसरा डिजीज है रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई हम लोग किडनी स्टोन को बोलते हैं। तो ध्यान रखना, रीनल कैल्कुलाई क्या है, किडनी स्टोन के लिए वर्ड यूज होता है रीनल कैल्कुलाई। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नेक्स्ट है। ठीक है, ये किसको बोलते हैं, जब इन्फ्लेमेशन हो जाए ग्लोमेरुलाई में। हमने देखा था कि बोमेंस कैप्सूल जिसको रख रहा था, इनक्लोज कर रहा था, वो क्या था, वही ग्लोमेरुलाई था। तो उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि सूजन हो जाता है, उसके लिए टर्म यूज होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स को ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो यूरिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पूछ देगा एग्जाम में, इसलिए हम यहाँ पे लिखवा दिए हैं। इसमें से क्या चीज पूछा गया है, इसका कॉम्पोजिशन पूछा था कि यूरिन का कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यूरिन 1 से 1.5 लीटर बनता है हमारे शरीर में। ये लाइट येलो कलर का लिक्विड फ्लूइड होता है। ये एसिडिक नेचर का होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। 7 तो न्यूट्रल पीएच को बोलते हैं ना, तो 7 से जो नीचे होगा उसका बेसिकली एसिडिक नेचर होगा। इसका पीएच होता है 6.2। नेक्स्ट पॉइंट है कितना यूरिया एक दिन में हम बॉडी से बाहर फेंकते हैं। तो 25 से 30 ग्राम यूरिया एक दिन में हम फेंकते हैं यूरिन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका कंपोजिशन। 95% इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली लिक्विड पार्ट ज़्यादा प्रेजेंट होगा। 2.5% इसमें यूरिया होता है और अदर वेस्ट होते हैं 2.5%। तो ये कंपोजिशन ध्यान रखना, 95% वाटर होता है और बाकी 5% में 2.5% यूरिया प्रेजेंट होगा और अदर 2.5% में अदर वेस्ट प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ मैनी डिसऑर्डर्स। यूरिन का हम जांच करके बहुत सारे डिजीजेस का पता लगा सकते हैं। ऑब्वियसली ये हम करते हैं, यूरिन टेस्ट होता है हमारा। ठीक है ना, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे हीमोडायलिसिस किसे कहते हैं। देखो हीमोडायलिसिस कब करते हैं, जब यूरिया ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगता है, किडनी ठीक से काम नहीं करता है, तब हमें एक मेथड का यूज करना पड़ता है जिसे हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो पूछा गया था एग्जाम में कि हीमोडायलिसिस किस ऑर्गन से रिलेटेड है, किस ऑर्गन से रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है। ठीक है, तो किडनी ठीक से काम नहीं करता तब हम हीमोडायलिसिस करवाते हैं। देखो क्या होता है कि कन्वीनियंट आर्टरी से हम ब्लड लेते हैं। कन्वीनियंट आर्टरी मतलब सुविधाजनक,
जो आपको सुविधा लग रहा है उस आर्टरी से हम ब्लड को लेते हैं और इसको हम लोग एक यूनिट में ट्रांसफर करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये एक यूनिट है जिसको हम लोग डायलाइजिंग यूनिट बोलते हैं, ठीक है। हीमोडायलिसिस से रिलेटेड है डायलिसिस यहाँ पे, तो डायलाइजिंग यूनिट इससे थोड़ा रिलेटेड लग रहा है। तो डायलाइजिंग यूनिट किससे रिलेटेड है? हीमोडायलिसिस से रिलेटेड है। और इस डायलाइजिंग यूनिट में क्या क्या करते हैं हम ब्लड को ट्रांसफर कर देते हैं आर्टरी से लेके। तो इसमें ये जो आपको पाइप दिख रहा है इसमें हम अपने ब्लड को ट्रांसफर करते हैं। अब देखो ये डायलाइजिंग यूनिट में ट्रांसफर कर रहे हैं। इसमें ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके से एक पाइप दिख रहा है, इसको हम लोग सेलोफेन ट्यूब बोलते हैं। सेलोफेन ट्यूब बोलते हैं, ये सेलुलोज से बना हुआ होता है इसलिए हम लोग इसे सेलोफेन ट्यूब बोलते हैं। अब ये सेमी परमेबल होता है, यानी कि कुछ कुछ चीज़ों को ये परमिट करता है अपने आर पार जाने के लिए। ये पोरस होता है, यानी कि इसमें बहुत छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं। अब हमारा किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है इसलिए हम ये प्रोसेस करवा रहे हैं, यानी कि ये जो ब्लड आ रहा है इसमें यूरिया प्रेजेंट होगा। ऑब्वियसली ब्लड में यूरिया ही तो प्रेजेंट था, तभी तो हम ये कंडीशन कर रहे थे, ये प्रोसेस कर रहे थे तो यूरिया इस ब्लड में प्रेजेंट होगा। अब देखो ये जो सेलोफेन ट्यूब है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और इसमें पोर्स भी प्रेजेंट है। दूसरा चीज ध्यान रखना, इस डायलाइजिंग यूनिट के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम डायलाइजिंग फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लूइड दिख रहा है आपको ये डायलाइजिंग फ्लूइड है, इस ट्यूब के अराउंड प्रेजेंट होता है ये फ्लूइड। इसका कंसंट्रेशन सेम कंसंट्रेशन होता है ब्लड में जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है ना उसके जैसा कंपोजिशन होता है। ब्लड में हमें पता है कि लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा, तो ब्लड की जो लिक्विड पार्ट है उसका कंपोजिशन और ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है इसका कंपोजिशन बिल्कुल सेम होता है, यानी कि जितना आयंस उसमें प्रेजेंट होगा उतना ही आयंस इसमें भी प्रेजेंट है। जितना उसमें जो चीज़ प्रेजेंट होगा सेम चीज़ इसमें प्रेजेंट होता है और सेम चीज़ प्रेजेंट है, यानी कि इसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन प्लाज्मा के कंसंट्रेशन के जैसा सेम टू सेम है, ठीक है ना। इस डायलाइजिंग फ्लूइड का एक चीज़ को छोड़ के, नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़ के, यानी कि जो यूरिया हमारे ब्लड में आ रहा है उसमें बस यूरिया प्रेजेंट है। इस डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया हम क्यों डालेंगे भाई, क्यों डालेंगे यूरिया, इसमें नहीं डालेंगे, यानी कि इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट छोड़ के सब चीज़ सेम होता है प्लाज्मा के जैसा। दूसरा पॉइंट, अब देखो ब्लड को हम इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं जिसमें यूरिया भर भर के प्रेजेंट है, यूरिया प्रेजेंट है इसमें और भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है। अब देखो क्या होता है कि इस पोर के थ्रू यूरिया इस फ्लूइड में ट्रांसफर हो जाता है। ये जो यूरिया है ये इस फ्लूइड में ट्रांसफर हो जाता है क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन कम है और यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाकी सब चीज़ का कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है। इसमें जो ब्लड आ रहा है उसका कंसंट्रेशन और ये जो फ्लूइड का कंसंट्रेशन वो बिल्कुल सेम है जैसे हम यहाँ पे बताए थे, ठीक है। क्या चीज़ का डिफरेंस है? बस यूरिया का डिफरेंस है। यूरिया यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन प्रेजेंट है और यहाँ कम, तो चीज़ें हमेशा ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, यानी कि ये जो यूरिया जो इस ट्यूब के अंदर है वो सारा यूरिया उठ के यहाँ चल जाएंगे, इस फ्लूइड के अंदर चली जाएंगी और इस फ्लूइड को गंदा करेंगी। तो यूरिया सारा का सारा इस जगह पे चली जाती है, इस जगह पे चल जाती है, ठीक है ना। तो जो ब्लड यहाँ से बाहर निकलेगा वो तो शुद्ध ब्लड निकलेगा, वो बिल्कुल प्योर ब्लड निकलेगा, उसमें यूरिया प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि यूरिया सारा का सारा इस फ्लूइड में हम छोड़ दिए। तो जो भी ब्लड निकलेगा उसको फिर हम लोग वेन में ट्रांसफ़र कर देंगे, उस इंसान का जो वेन आपको दिख रहा है कन्वीनियंट वेन उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये प्रोसेस होता है डायलिसिस का। हम लोग आर्टरी से लेते हैं ब्लड को, ट्रांसफ़र करते हैं एक यूनिट में जिसको हम लोग डायलिसिंग यूनिट बोलते हैं, उसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड का कंसंट्रेशन सेम होता है प्लाज्मा के जैसा नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़ के, और हम लोग ब्लड को एक ट्यूब में डालते हैं जिसको हम लोग सेलोफेन ट्यूब बोलते हैं। ये सेलुलोज से बना हुआ ट्यूब होता है, ये सेमी परमेबल होता है, मॉलिक्यूल्स को आर पार आने जाने के लिए अलाउ करता है और यहाँ से यूरिया उठ के यहाँ जाता है क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। यहाँ पे यूरिया प्रेजेंट नहीं, यहाँ पे यूरिया प्रेजेंट है, बाकी सारी चीज़ों का कंसंट्रेशन सेम है, सिर्फ यूरिया का डिफरेंस है, यूरिया यहाँ ज़्यादा प्रेजेंट यहाँ कम, तो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, फट 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 यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। और यहाँ से जो ब्लड निकलेगा उसमें यूरिया प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि सारा यूरिया यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ से जो ब्लड निकलेगा उसमें यूरिया प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि यूरिया सारा हम इसमें ट्रांसफर कर दिए, तो यहाँ से बिल्कुल प्योर ब्लड निकलेगा यहाँ से, ठीक है। और ये ब्लड को लेके हम वापस से शरीर में डाल देंगे वेन के थ्रू। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन ये पूरा प्रोसेस से पूछा था कि बताओ ये सीक्वेंस बताओ, सीक्वेंस से पूछा था क्वेश्चन सबसे पहला। दूसरा ये किससे रिलेटेड है ये पूछा था। तीसरा ये जो डायलिसिंग फ्लूइड है इसका कंसंट्रेशन प्लाज्मा के कंसंट्रेशन के जैसा सेम होता है, ये पूछा था, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा था एक तो। ये 3 क्वेश्चन है और ये किससे रिलेटेड है, ये हीमोडायलिसिस, ये ही तो 2-3 बार पूछ दिया है। किस ऑर्गन के ठीक से काम ना करने के कारण हम हीमोडायलिसिस करते हैं, ये पूछा गया था, ठीक है। तो हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है
कैसा लगा आपको लेक्चर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर आपको मेरा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।